नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल सनरे पे। मैं आपका एजुकेटर सुनील रे लेके आया हूँ घटना चक्र की अगली कड़ी। आज का जो हमारा पहला विषय है वह है भारतीय इतिहास। निम्नलिखित में से किसके राजरोहण को अब 500 वर्ष गुजर चुके हैं? तो ये कृष्ण देव राय। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तलीकोटा का युद्ध। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध लड़ा था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकोंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, जिसने आगे जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था क्या थी? भू राजस्व। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। कारखानों के निजी स्वामी एवं औद्योगिक कर देते थे। तो ये दोनों ही कथन सही। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी। विजयनगर के शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा। भुक्का प्रथम। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? देवराय द्वितीय। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? विजयनगर। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 कक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। दिल्ली सल्तनत प्रशासन से जुड़े कुछ प्रश्न। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासक को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो ये तुर्की थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तान की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। तो इसका कथन केवल एक सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता इक्ता व्यवस्था की नहीं थी? तो इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। तो ऐसा कुछ नहीं। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है? परगना, सरकार, सूबा। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? बलबन ने। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? दीवाने रियासत, बलबन। तो दीवाने रियासत बलबन द्वारा नहीं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण विभाग के तौर पे स्थापित किया गया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? दीवाने बंदगान, फिरोज शाह तुगलक। अगला, सल्तनत काल में दीवाने आमिर कोई विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? कृषि। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने आमिर कोई विभाग की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। सूची 1, सूची 2। दीवाने अर्ज, दीवाने रिसालत, दीवाने इंसा, दीवाने वजारत। सूची 2, धार्मिक मुद्दों से संबंधित, सहकारी पत्र व्यवहार से संबंधित, वित्तीय मामले से संबंधित, सेना विभाग से संबंधित। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था रक्षा विभाग से।
निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी। यह विलय था फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, भारतीय तत्वों का। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगाने वाले कर को इंगित करता है? खराज, खुम्स, मुक्ताई। तो इसका कथन केवल 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। हदीस एक इस्लामिक कानून। सल्तनत काल में फवासिल का अर्थ था अभिजात वर्ग नोबल्स को दिए जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। तो इसको सही पर हो जाएगा सी। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। दाम, जीतल, रुपया, टंका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीतल और टंका। निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? इल्तुतमिश ने। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? इल्तुतमिश। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगणी एवं जीतल किन धातुओं के थे? चांदी और तांबा। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? अलाउद्दीन मशहूद शाह। दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी? अलाई दरवाजा में। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? फिरोज शाह तुगलक। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? बलबन का मकबरा। प्रथम वास्तविक महराज किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत है? बलबन का मकबरा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। सही कालक्रम अनुसार क्रम जिसमें इसका निर्माण हुआ वो है कुतुब मीनार, तुगलकाबाद, लोधी गार्डन, फतेहपुर सीकरी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे अत्रि कवि। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में राणा कुंभा के। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? अजमेर, कुवैतुल इस्लाम। कुवैतुल इस्लाम दिल्ली में है, मेहरौली। सुमेलित कीजिए। वास्तुकला और संबंध राजवंश। मेहराब की निचली स्थल पर कमल कली की झालर, खिलजी वंश। अष्टभुजी मकबरे का उदय, तुगलक वंश। स्तंभों में बेदी गोई का प्रयोग, विजयनगर। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, शर्की। दिल्ली सल्तनत और साहित्य से जुड़े कुछ प्रश्न। किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? अलबरूनी। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा में। तूती हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाला में। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? आमिर खुसरो।
आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो ये आमिर खुसरो ने देखा था। शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों ने ही 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित था? गयासुद्दीन बलबन। प्रसिद्ध कवि आमिर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी के। आमिर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के थे। आमिर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? अलाउद्दीन खिलजी। आमिर खुसरो एक डैश थे, वो कवि थे, इतिहासकार थे और संगीत थे, तीनों ही थे। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी तथा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे आमिर खुसरो। निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? आमिर खुसरो को। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था आमिर खुसरो। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? आमिर खुसरो। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता आमिर खुसरो थे। इसका कथन दोनों ही सही है। तबकात नासिरी का लेखक कौन था? तो ये मिनाज उस सिराज था। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। फतवाए जहांदरी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद, तबाकत नासिरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किताबुल हिंद, पृथ्वीराज रासो, तबकात नासिरी, फतवाए जहांदरी। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? तो ये फारसी थी। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता है कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। सूची 1, सूची 2। जियाउद्दीन बरनी, तारीख फिरोज शाही, हसन निजामी, ताजुल मासीर, मिनाज उस सिराज, तबकात नासिरी, याहिया बिन अहमद, तारीख मुबारक शाही। सूची 1, ताजुल नसीरी, हसन निजामी, फजाइन उल फतूहा, आमिर खुसरो, तारीख मुबारक शाही, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, फतवाए जहांदीरी, जियाउद्दीन बरनी। निम्नलिखित में से तारीख फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार शम्स सिराज आफिक और जियाउद्दीन बरनी दोनों ही है। सूची 1, तारीख हिंद, तारीख दिल्ली। सूची 2, इब्न बतूता, मिनहाज, रहला, अल-बरूनी, तबकत नसीरी, खुसरो। तो इसको सही उत्तर सही सुमेल करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा सी। निम्नलिखित कृत्यों को उनके लेखक से सुमेलित करके सही कूटों में उत्तर चुनिए। तो हकाइक हिंदी, अब्दुल वहीद बिलग्रामी, तहजीबुल अखलाक, इब्न मिशकवैया, कुंजुल तिजार, दलक हक कबाइकी, जवामिल हिकायत, सदारुद्दीन मोहम्मद औफी। फवायुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का वर्णन है, इसका संकलन किया था आमिर हसन सिंजी ने। निम्न में से किस संगीतवाद को हिंदू मुसलमान गानवादों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया आमिर खुसरो ने।
निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? राणा कुंभा। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित है? नाम ग्रंथ, पंडित भावभट्ट, संगीत राज, उस्ताद चांद खान, राग चंद्रिका, पुंडरीक विठल, रागमल्ला, कुंभा, राम कपुट्टम। तो पुंडरीक विठल रागमल्ला की रचना की थी, बाकी सब युगम गलत है। सूची 1, सूची 2, रागमला, पुंडरीक विठल, रस कुमोदी, श्रीकंठ, राग विभोद, सोमनाथ, चतुदंड्रिक प्रकाशिका, वेंकटरमण। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखा वह था फिरोज तुगलक। दिल्ली सल्तनत के कुछ विविध प्रश्न। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। सूची 1, सूची 2, फिरोज तुगलक, नवरोज, बलबन, फिरोज तुगलक नहरों का निर्माण, बलबन, नवरोज, अलाउद्दीन, दीवान रिसालत, जहांगीर, सर थॉमस रो। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही देवी देवताओं की पूजा होती थी? शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो ये नसरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है वो है अब्दुल रज़ाक तर्की। अब्दुल रज़ाक तर्की से नहीं था। अब्दुल रज़ाक जो था वह ईरानी राजदूत था। निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा है? इब्न बतूता, ट्रेवनियर, अलबरूनी, मनुची। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा अलबरूनी, इब्न बतूता, ट्रेवनियर, मनुची। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? उलेमा। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय सागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है शदरुद्दीन मोहम्मद औफी द्वारा। निम्न में व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया, उनके राज्य के सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। शेर शाह, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्ताना। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा रजिया सुल्ताना, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, अकबर। 4, 3, 1, 2। हमारा 4, 3, 1, 2 आपको मिलेगा सी में। सूची 1 युद्ध, सूची 2 उसके वर्ष। चंदावर का युद्ध, 1194। तैमूर का आक्रमण 1398। तलीकोटा का युद्ध 1565। घाघरा का युद्ध 1529। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो चांद बीबी अवध, ये सही सुमेलित नहीं है। चांद बीबी जो थी वो अहमदनगर से। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिरोज तुगलक की मृत्यु। जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 4, 3। घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, अफगानूर षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 3, 2, 1। निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। आपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसने का वर्णन ऊपर के अवतरण में है? वह था इब्न बतूता।
नीचे के युग्मों में से एक और प्राचीन और मध्य वर्ग के राजाओं के नाम है और दूसरी और उनमें विचलित ग्रंथ है। उनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ये है हमारा महेंद्र वर्मन मत विलास प्रहसन। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो वह था खिलजी वंश। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? तो उसने इल्तुतमिश के अधीन सेवा नहीं दी थी अपनी। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? जौहर प्रथा। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? हेमचंद्र सूरी। सूची 1, सूची 2। पलासी का युद्ध 1192 ईस्वी। कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी। तराइन का युद्ध 1192। सूची 1, सूची 2। अकबर, आईने दासला, मोहम्मद तुगलक, प्रतीक मुद्रा, इल्तुतमिश, चहलगानी आमिर, शेर शाह, सड़क आजम। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पन्ही तथा उपाना का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो ये मिलता है जूता के संदर्भ में। पन्ही पैर में पहने जाने वाला वस्त्र। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था मक्का की। मध्यकालीन भारत में महातर और पटकीर पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? ग्राम मुखिया। उत्तर भारत एवं दक्खन के प्रांतीय राजवंश से जुड़े कुछ प्रश्न। जौनपुर नगर निम्नलिखित की स्मृति में स्थापित किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक। सर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? जौनपुर को। निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता था? जौनपुर। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था, ये था जैनुल आबदीन। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? जैनुल आबदीन ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है बर्ज, बौद्ध पगोड़ाओं से समानता, फारसी शैली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीनों ही प्रभावकारी विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो मुनि जिन विजयशूरी। शासक राज्य एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वह मालिक सरवार ख्वाजा जहां। ये मालवा से संबंधित नहीं थे। मध्यकालीन भारतीय राज्य उसके वर्तमान क्षेत्र चंपक, मध्य भारत, दुर्गर, जम्मू, कुलुत, मालवा। जिसका सही सुमेलित है वो है केवल 2। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन ने। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1347 ईस्वी में। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो यह थी गुलबर्गा। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? हसन गंगू। बहमनी राज्य स्थापित हुआ था 14वीं शताब्दी में।
सूची 1, सूची 2, आदिल शाही जौनपुर, आदिल शाही बीजापुर, कुतुब शाही गोलकुंडा, निजाम शाही अहमदनगर, शर्फ शाही जौनपुर। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो ये था इब्राहिम आदिल शाह। निम्नलिखित में से कौन किताब नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? तो ये था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। वह युगम जो सही सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। तो वह है यूसुफ आदिल शाही अहमदनगर, ये सही सुमेलित नहीं है। ये यूसुफ आदिल शाही बीजापुर का शासक था, ना कि अहमदनगर। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? होयसाल द्वार समुद्र। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? होयसाल। सूची 1 राजवंश, सूची 2 उनकी राजधानियां। पल्लव वंश कांची, पांड्या मदुरा, यादव देवगिरी राजधानी थी, ककातिया वारंगल। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं हैलीबीड और बेलूर में। होयसाल की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है हैलीबीड। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? गोल गुंबद बीजापुर। निम्नलिखित स्मारकों में उनको से संबंधित शासक से सुमेलित करके नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दौरा गुंबद मोहम्मद आदिल शाह, अष्टभुजी मकबरा बलबन, सातिय मकबरिया मकबरा सिकंदर लोदी, गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। मांडू में स्थित जंतर मंतर का निर्माण इसमें से किस शासक ने करवाया था? तो ये मांडू में जो जंतर मंतर स्थित है, इसका जो निर्माण था ये सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। मांडू में जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? तो गियासुद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का कोई भी उत्तर सही नहीं है, सिर्फ निरस्त कर दिया गया। गुजरी महल किसने बनवाया था? ये मान सिंह द्वारा बनवाया था। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अदीना मस्जिद मांडू, ये सही सुमेलित नहीं है। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो ये क्षेत्रीय प्रशासकीय और सेना नियंत्रक थे। भक्ति व सूफी आंदोलन से जुड़े कुछ प्रश्न। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था अलवा संतों द्वारा। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी में। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था संसार दुखपूर्ण है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन है रामानंद का। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। मध्य युगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? ध्यान साधना और श्वास नियम, एकांत में कठोर योगिक व्यायाम, श्रोताओं में अत्यधिक आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। तो ये तीनों ही किए जाते।
काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकर देव ने। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? शंकर देव ने। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? विशिष्ट अद्वैत से। अगला विषय भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। निम्नलिखित में से एक संघीय बजट की तैयारी और से संसद निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो यह है आर्थिक कार्य विभाग। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? संसदीय स्वीकृति से पूर्व। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 110। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110। एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है। अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि इसमें संबंधित प्रावधान शामिल है। भारत सरकार के उधार लेने का नियमन, भारत के समेकित निधि की निगरानी, किसी राज्य के खातों लेखों में की लेखा परीक्षा, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो टैक्स लगाना समाप्त करना, व्यय विनिमय में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनिमयकरण, भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना, भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में निम्नलिखित नहीं किया गया है? कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि तथा आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से क्या में से सही क्या नहीं है? तो जो इसका उत्तर है, जो सही नहीं है वह है राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। अगला, राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते। तो केवल यही सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? तो यह धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। ये कथन गलत है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर द्वारा किया जाता है। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? स्पीकर। कौन विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। भारत सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जाता है, लोकसभा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है। धन विधेयक कहाँ पर पुनः स्थापित किया जाता है? तो ये लोकसभा में किया जाता है। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में।
लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती 14 दिनों तक। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है 14 दिन तक। लोकसभा द्वारा विचारत भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 14 दिन। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? 14 दिन के अंदर। निम्न क्रियाविधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा देगा जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास करा दे। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? बजट। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो संसद को समेकित निधि पर प्रभावित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण करने के काम आती है? संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदानों का प्रावधान, संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियत तालिका अथवा कम से कम मध्य वर्षीय पुनरावलोकन, संसद में वित्तीय विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। तो इसका कथन केवल 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 5 सही है। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया। इसका ना तो कथन एक सही है और ना ही दूसरा सही। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। लेखानुदान बना है बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। संसद में लेखा के वोट के लिए वोट आवश्यक होता है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। लेखा अनुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? स्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आपत्ति दोनों सम्मिलित होते हैं। तो इसका कथन केवल 2 सही। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? अनुदान का अनुरोध। सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित है बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना, लेखानुदान, वित्तीय विधेयक को पारित करना। तो इसका कथन केवल 1, 2, 3 और 5 सही है।
संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित निहित हो, राज्यों को सीमाओं में फेरबदल करने संबंधी विधेयक पर धन विधेयक पर, तो इनमें केवल सभी जो कूट है वो सही है, उपयुक्त सभी कथन सही है। निम्नलिखित प्रस्ताव में किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नीति निर्मोदन प्रस्ताव, बजट की मांग को घटाकर ₹1 कर दिया जाए। नित्य व्ययिता प्रस्ताव, बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। नीति निर्मोदन प्रस्ताव, बजट की मांग को घटाकर ₹1 कर दिया जाए। मितव्ययिता प्रस्ताव, बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। सांकेतिक प्रस्ताव, बजट की मांग में से ₹100 कम कर दिया जाए। तो इसमें क्या सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें डी। लेखानुमोदन, बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सम्मिलित किया है? स्थगन प्रस्ताव। भारत की संसद किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है? उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, उत्तर लिखित दिए जाते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, उत्तर पर बहस की जा सकती है, उत्तर पर स्पीकर का नियंत्रण रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3। उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? सार्वजनिक महत्व से निश्चित अत्यावश्यक मुद्दों पर बहस करने हेतु। कथन। राजद सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद डिस्कशन पसंद नहीं करती है। कारण, इस नियम में वाद विवाद के साथ मतदान का भी प्रावधान है। तो ये दोनों ही कथन सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है। लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्य द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? तो एक दिन में आप प्रश्नकाल में इसकी संख्या जो थी वह लगभग 20 थी। अब जो है इसके जो 2015 में इसे बढ़ाकर 30 कर दिया गया। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? विधेयक पर बहस को बंद कर देना। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्द बढ़ाया गया। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। जिसका कथन केवल 1 और 2 सही है। जो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक जो था हमारे वो ओरिजिनल संविधान में पहले से ही था, मूल संविधान का हिस्सा था लोकतांत्रिक, इसे 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था। 42वें संशोधन द्वारा जो जोड़ा गया था वो था धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। और संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद अगर होगा तो वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नहीं, वो आपस में भी सुलझाया जा सकता है। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है।
भारतीय संसद की संप्रभुत्व प्रतिबंधित है। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेता से, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही जो है वो करती है हमारे मौलिक ढांचों के का अतिक्रमण ना हो सरकार द्वारा, इस बात की वो पुष्टि करती है। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था 13 मई 2002 को। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का स्पीकर चुना था? विठल भाई पटेल। संसदीय समितियां से जुड़े कुछ प्रश्न। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण रखती है? संसदीय समिति के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? प्राक्कलन समिति। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। संसद की स्थायी समिति के सदस्य को लोकसभा एवं राज्यसभा से जिस अनुपात में लिया जाता है वह क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। तो उपयुक्त में से केवल कथन एक सही है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य में भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही जाते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडल समिति के निर्देशन में कार्य करता है। विभिन्न मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों एवं आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। तो इसका कथन केवल 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियमन द्वारा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण। सार्वजनिक लेखा समीक्षी अपनी आख्या प्रस्तुत करती है संसद को। लोक लेखा समिति अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को। तो ये करती है भारत के लोकसभा के स्पीकर को। जो लोकलेखा समिति है, लोकलेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है लोकसभा में। लोकलेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इनमें 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, कुल 22 सदस्य होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा की संसदीय समिति लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। सरकार के विनियोग तथा वित्तीय लेखाओं की जांच करती है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। तो इसका कथन केवल 2 और 3 सही है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष में कौन मनोनीत करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। सूची 1, सूची 2, लोक लेखा समिति, वित्तीय समिति, याचिका समिति, स्टैंडिंग समिति, स्टॉक बाजार स्कैन संयुक्त समिति, तटस्थ समिति, विभागीय समिति, कार्यकारी समिति। राज्यसभा में सदस्यों को संबंध नहीं किया जा सकता पब्लिक अकाउंट कमेटी से।
एस्टिमेट कमेटी से, सार्वजनिक हितों की कमेटी से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल 2। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? आंकलन समिति में राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों की गठित की जाती है? तो ये लोकसभा के सदस्यों से। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां नहीं है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपकरण समिति, संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति। सही उत्तर हो जाएगा इसका ए, बी और सी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपकरण समिति। तो केवल 1, 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो इनमें से कोई भी नहीं, इसका कोई भी उत्तर सही नहीं है। इस प्रश्न को स्थायी तो निरस्त कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? अल्पसंख्यक के कल्याण के बारे में। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल है 20 सदस्य लोकसभा से, 10 सदस्य राज्यसभा से। 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद के संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन है? पीसी चाको। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनिमय नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त है, यह सदन द्वारा प्रत्योजित है, उनका कार्यपालिका द्वारा इनका प्रत्योजन डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते या करती हैं? संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां, संसदीय विभाग संबंधी सदस्य स्थायी समितियां, वित्तीय आयोग, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग, नीति आयोग। तो इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2 हो जाएगा। संसदीय अधिनियम से जुड़े कुछ प्रश्न। किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? 1954 में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीनस्थ सभी दंडनीय अपराध हैं संज्ञेय व संक्षिप्त विचारणीय। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं संज्ञेय तथा संक्षिप्त विचारणीय, संज्ञेय तथा अक्षमनीय। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध हैं संज्ञेय, कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडनीय। यदि कोई व्यक्ति अस्पष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा स्थान में प्रवेश से इनकार करता है तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? धारा 5। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है? धारा 10 का। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत पर। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है संपूर्ण भारत पर। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत
कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है। धारा 14 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दिशा में कौन उत्तरदायी होता है? निदेशक, प्रबंधक, सचिव, उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी। कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर पारित किया गया है, तो जब वह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित है। अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध घटित नहीं होगा, जबकि अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से हैं। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था, यदि ऐसा अपराध देश के संदर्भ में किया गया था। अनुसूचित जाति के सदस्य, अनुसूचित जनजाति के सदस्य, किसी भी समुदाय के सदस्य या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो अनुसूचित जाति के सदस्य। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है? धारा 14 का निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 73वां संवैधानिक संशोधन, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण। सूची 1, सूची 2 भारतीय सशस्त्र अधिनियम, शाही पद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। सूची 2 1876, 1878, 1869, 1861। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 26 अक्टूबर 2006 को। निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? मीसा। भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच कराने के नमूने लेने का अधिकार है। उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसे इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होती। उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। केवल 1 और 3। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? 1871 में। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1889 पर वक्त हुआ है 30 जनवरी 1990 में। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया? अधिनियम 1989। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितने धाराएं हैं? 18, 22, 23 और 27, तो कुल 27 धाराएं हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए निम्न बनाने की शक्तियां किससे प्राप्त हैं? केंद्र सरकार को। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है? धारा 2 ख और ग में। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवा द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है 1 वर्ष का। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है? धारा 14। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के राज्य सरकार की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष अधिकार विनियुक्त करता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। अनुसूचित जाति निवारण अधिनियम के
अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है। शीघ्र विचारण। प्रश्न 31 1989 के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडवास या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है केवल तथ्यों के संदर्भ में, केवल विधि के संबंध में, तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में होती है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। साथियों धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। ऐसे ही रोज जुड़े और अपनी तैयारी का मूल्यांकन करते रहें घटना चक्र 90 दिन की सीरीज के साथ। धन्यवाद।